राम राम जी। स्पेशल हरियाणा सीईटी के क्लास में आप सबका स्वागत है। पहला प्रश्न देखो के है, हरियाणा का एक जिला है, जिले का नाम है यमुनानगर, और यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल बताना आपने कि कितना है यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल। 1267 वर्ग किलोमीटर, 1568, 1600 वर्ग किलोमीटर या फिर 1768 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का यमुनानगर जो जिला जो है, यमुना नदी के कारण इस जिले का नाम जो है पड़ता है। तो तारीख आपने याद रखनी है, 1 नवंबर 1989 जो है, 1 नवंबर 1989 को जो है यमुनानगर हरियाणा प्रदेश का 14वां जिला बना था। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को हरियाणा का कौन सा जिला बनता है, तो याद रखना हरियाणा का 14वां जिला बनता है। और कौन से जिले से जो है इसको अलग करने का काम किया गया था, तो अंबाला से जो है, अंबाला से अलग करके यमुना को हरियाणा प्रदेश का 14वां जिला बनाने का काम किया गया था। यमुना जो है आपने याद रखना, गन्ना उत्पादन जो है, गन्ना उत्पादन के अंदर हरियाणा के अंदर पहले स्थान के ऊपर। इसके अलावा यमुनानगर के अंदर एक जगह है, जगह का नाम क्या है, रादौर, और रादौर के अंदर हरियाणा सरकार ने जो है हल्दी प्लांट लगाने की घोषणा कहां पर की है, रादौर के अंदर जो है हल्दी प्लांट लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा हरियाणा का यमुनानगर जो है, यमुनानगर के अंदर एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है कालेसर है, और कालेसर जो है हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ पर महादेव का एक मंदिर भी है। इस 8 दिसंबर 2003 को जिसकी क्या हुई थी, कालेसर की स्थापना हुई थी। यमुना नदी इसी कालेसर के जंगलों से हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या करती है, प्रवेश करने का काम करती है। इसके अलावा हरियाणा का वो जिला जहां पर गोला बारूद बनता हो, तो आपने याद रखना गोला बारूद हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनता है, तो यमुनानगर के अंदर क्या बनता है, गोला बारूद बनता है। इसके अलावा जो है रुद्राक्ष नाम की वाटिका जो कड़ा पड़ा है यमुनानगर के अंदर है। इसके अलावा आदि बद्री नाम की वाटिका जो है वो भी कड़ा है। ये दोनों की दोनों वाटिकाएं हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो दोनों की दोनों हरियाणा के यमुनानगर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का पहला जो है वन शोध संस्थान कड़ा है, तो याद रखना हरियाणा का पहला वन शोध संस्थान। तो वन शोध संस्थान जो है याद रखना हरियाणा का ये कहां पर खुलेगा, तो हरियाणा का जो यमुनानगर जो है, यमुनानगर के अंदर हरियाणा प्रदेश का पहला क्या खुलेगा, तो वन शोध संस्थान जो है हरियाणा का यमुनानगर के अंदर खुलेगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात आपने एक चीज ये याद रखनी है, और वो ये है कि क्षेत्रफल जो है याद रखना 1768, 1768 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन जो यमुनानगर जिला प्रशासन जो है, यमुनानगर जिला प्रशासन के मुताबिक यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 1756 है। अगर ऑप्शन में 1768 नहीं मिला तो 1756 को आप ठीक कर सकते हो, बिल्कुल आपका ठीक माना जाएगा, क्योंकि ये जिला प्रशासन की तरफ से ही एचएसएससी ने ठीक माना है, ये वो है। ठीक है, तो हो जाओगा सारा का सारा। हरियाणा का यमुनानगर जो आपने याद रखना 1 नवंबर 1989 को 14वां जिला बना था, अंबाला से अलग करके। हल्दी का प्लांट जो है वो रादौर के अंदर लगाया जाएगा, जबकि कोई आपसे हल्दी की लैब पूछे तो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर लैब लगाने का काम किया जाएगा। हरियाणा का पहला शोध संस्थान जो है वनों के ऊपर शोध करने वाला वो कड़ा खुलेगा, तो याद रखना हरियाणा के यमुनानगर के अंदर पहला शोध संस्थान खुलेगा। रुद्राक्ष वाटिका चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क जो है वो कड़ा है यमुनानगर के अंदर है। इसके अलावा जो है गोला बारूद हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनता है, यमुनानगर के अंदर गोला बारूद बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, भारत पूजा नदी जो है वो कौन से राज्य के अंदर बहती है। ये भारत पूड़ा नदी बहुत सारे ग्रंथों के अंदर, किताबों के अंदर इसका नाम भारत पूड़ा लिखा मिलता। ठीक है, तो भारत पूड़ा नदी आपने बतानी है। कल की क्लास की जो करंट अफेयर की क्लास थी उसके आंसर जो है टीम ने लगभग तो लिख दिए सारे के सारे, वो एक एक्सेल फाइल में लिखने लग रही है टीम। तो कल तक वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे सबके उत्तर, तो आपको कल तक या फिर आज देर रात तक जो है टेलीग्राम में उन सबके उत्तर दे दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। ठीक है, रस राम राम भाई, बताओ शाबाश, भारत पुड़ा नदी जो है कौन से राज्य के अंदर बहती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या फिर सिक्किम के अंदर। देसी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये जो भारत पुड़ा नदी जो है केरल के अंदर एक नदी बहती है, जो केरल की सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम क्या है, पेरियार नदी। केरियार जो है, पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है। और दूसरे नंबर की जो नदी कौन सी है, भरतपुड़ा नदी, कौन से राज्य की है, तो केरल की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, भरतपुड़ा नदी जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। चमन वाटिका हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, वाटिका यानी हर्बल पार्कों का और जिक्र है, तो आपने याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद कल वाली वीडियो के लिए, आप लोग इतने देर रात तक 5,500 बच्चे 6,000 तक जुड़े रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, तो चमन वाटिका अंबाला, यमुनानगर, हिसार या फिर पंचकुला के अंदर, तो कौन सी जगह पर हरियाणा के अंदर चमन वाटिका है। सबसे पहले देखो जो अंबाला जो है, अंबाला के अंदर जो है एक वाटिका, वाटिका नाम है शंकर वाटिका। इसके अलावा हरड़ हर्बल वाटिका, शंकर और हरड़ दोनों की दोनों कड़ा है, तो ये दोनों की दोनों अंबाला के अंदर है। यमुनानगर के अंदर रुद्राक्ष वाटिका जो है कड़ा है यमुनानगर के अंदर है। इसके अलावा आदि बद्री वाटिका जो है, आदि बद्री कड़ा है, आदि बद्री भी यमुनानगर के अंदर है। जिला हिसार की अगर मैं बात करूं तो जिला हिसार के अंदर 2 वाटिकाएं हैं, जिन वाटिकाओं का नाम क्या क्या है, एक तो खांडाखेड़ी के अंदर है मित्रसेन वाटिका। ठीक है, मित्रसेन वाटिका ये कड़ा है, ये भी हिसार के अंदर। इसके अलावा सतावर वाटिका, सतावर वाटिका जो है ये कड़ा है वो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। तो चमन वाटिका आपने बतानी है, फटाफट कमेंट करके बताएं। कोई यमुनानगर कह रहा है, कोई पंचकुला कहने का काम कर रहा है। चमन वाटिका फटाफट बताएगा शाबाश। पंचकुला की अगर मैं बात करूं तो कपूर वाटिका, कपूर वाटिका
इसके अलावा थापली वाटिका, थापली वाटिका, इसके अलावा टिक्कर ताल वाटिका, टिक्कर ताल, टिक्कर ताल वाटिका, ये सारे की सारी कौन से की है? पंचकुला की है। तो याद रखना चमन वाटिका जो है वो हरियाणा के कौन से जिले की है? तो चमन वाटिका जो है हरियाणा के अंबाला जिले के, ठीक है। तो अंबाला में तीन कौन सी होगी? चमन होगी, शंकर होगी, अरड़ होगी। यमुनानगर के अंदर रुद्राक्ष और आदि बद्री, हिसार के अंदर मित्रसेन और सतावर, पंचकुला के अंदर कपूर वाटिका, थापली वाटिका, टिक्कर ताल वाटिका। सबने बेरा भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो ये वाटिका या हर्बल पार्क कौन से जिले के अंदर है? तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर सबसे ज्यादा पार्क है, ठीक है। तो रेवाड़ी जिले के पार्क जब आप ध्यान पढ़ो तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है रेवाड़ी जिले की, कौन सी चीज ध्यान रखनी? देखो रेवाड़ी में कौन से है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस SCB, इसके अलावा IG इंदिरा गांधी वाटिका, राजीव गांधी वाटिका, सरदार पटेल वाटिका, ठीक है। सरदार पटेल, ये जितने भी संत महापुरुषों के नाम की सारे उड़ पाओगे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस वाटिका, सुभाष चंद्र बोस ऊपर लिख दिया था, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी। अच्छा, सर छोटूराम वाटिका, सर छोटूराम वाटिका, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र, सर छोटूराम, जितने नाम मिलेंगे आपने ध्यान रखना है, जितने के जितने नाम मिलेंगे। इसके अलावा एक और रह गया महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। ये सारी की सारी वाटिकाएं कोई आपसे पूछता है तो ये कौन से जिले के अंदर है? तो ये हरियाणा का कौन सा जिला है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सारी की सारी वाटिकाएं, ठीक है। समझ में आ गया आपने? यानी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार पटेल, सर छोटूराम, महात्मा गांधी, ये सारे के सारे हर्बल पार्क कौन से जिले के अंदर है? अरे नवीन कुमार हो गया अर्जदे तो लग रहा हूं मैं मेरे, ना दिमाग खराब कर, तबीयत थोड़ी सी खराब है कल की, ठीक है। तो इन सारे के सारे जिले में क्या है? तो रुद्राक्ष वाटिका जो है ये सारे के सारे कौन से जिले के अंदर है? तो रेवाड़ी जिले के अंदर है। चमन वाटिका अंबाला जिले के अंदर है, ठीक है। भारत में नलकूप से सिंचाई की योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1920, 1930, 1940 या फिर 1947 के अंदर? यानी कहना क्या कहो भाई, क्या था जो नलकूप से सिंचाई जो थी वो भारत में कब से शुरू हुई थी? देखो एक चीज याद रखनी है, भारत का सबसे सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल कौन से राज्य के अंदर है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल जो है कौन से राज्य के अंदर? तो आपने याद रखना उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंचित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा सिंचित प्रदेश कोई आपसे पूछे तो याद रखना पंजाब जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सिंचित प्रदेश है। गलत उत्तर भी आ रहे बहुत सारे बच्चों के। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा? पंजाब जो है सिंचित प्रदेश है, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। राम राम भाई सुखदेव, सबकी बिल्कुल राम राम, सबकी बहुत बढ़िया, शाबाश। तालाब में तालाब जो है, तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई हरियाणा भारत में करी जाओ तो तालाब के थ्रू सबसे ज्यादा सिंचाई हरियाणा भारत के अंदर करी जाओ तो याद रखना है महाराष्ट्र जो है, आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश के अंदर तालाब की सबसे ज्यादा वो करी जाओ, ठीक है। तो अच्छा नो पूछ ले भाई, असिंचित क्षेत्रफल भारत में सबसे ज्यादा कड़ा है? तो असिंचित क्षेत्रफल जो भारत में सबसे ज्यादा कड़ा है तो महाराष्ट्र के अंदर है। तो भारत में नलकूपों से सिंचाई की योजना जो है कब शुरू हुई थी? तो 1930 से जो है भारत में क्या हुआ था? नलकूपों से सिंचाई जो है कब शुरू होती है? तो 1930 से नलकूपों से सिंचाई शुरू होती है। जब कोई आपसे नो पूछ ले भाई, अरे भारत में सबसे घनी नलकूपों से सिंचाई कौन से राज्य के अंदर होती है? तो नलकूपों से सिंचाई पूछ ले सबसे ज्यादा, तो फिर आपका उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई के हो जाएगा उत्तर, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा असिंचित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सिंचित प्रदेश पूछ ले तो आपका कौन सा है? राम राम भाई सभी को, कौन सा है? तो वो पंजाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या है? हरियाणा में सबसे कम गेहूं का उत्पादन कौन से जिले के अंदर होता है? फटाफट बताओ शाबाश। हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे कम गेहूं का उत्पादन जो है कौन से जिले के अंदर होता है? देखो सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा फसल अगर मैं बात करूं तो यहां पर हरियाणा का सिरसा जिला जो इसको आप पकड़ने का काम करते हैं। सिरसा के अंदर क्या सबसे ज्यादा है? गेहूं, कपास, आड़ू, खट्टे फल, खट्टे फल, ये सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कपास की तो HSSC के अकॉर्डिंग हरियाणा का झज्जर ऐसा जिला जिसके अंदर कपास नहीं होती है, ठीक है। कपास नहीं होती है HSSC के अकॉर्डिंग हरियाणा का कौन सा जिला है? वो झज्जर जो है जिसमें कपास को नहीं होती, ठीक है। गेहूं यानी झज्जर सप्ताह, कपास सप्ताह गणी, सिरसा सप्ताह थोड़ी कड़ा होगी झज्जर में। गेहूं सप्ताह गणी सिरसा के अंदर और सप्ताह थोड़ी गेहूं कड़ा होगी तो हरियाणा का पंचकुला जो है, हरियाणा के पंचकुला के अंदर जो है गेहूं जो है आपने याद रखना सबसे थोड़ी जो कड़ा गेहूं होगी तो याद रखना है सबसे थोड़ी गेहूं आपने याद रखना कड़ा हुआ तो पंचकुला के अंदर।
डांगर पशु पूछ ले, हरियाणा के हिसार में सबसे ज्यादा पशुधन है, सबसे थोड़ा पशुधन आपसे कोई पूछे तो सबसे ज्यादा सबसे थोड़ा पशुधन है वो कड़ा होगा, पंचकुला के अंदर होगा, ठीक है। अच्छा, नो पूछ ले कि सर्वाधिक फलों का उत्पादन हरियाणा का कौन सा जिला करता है, तो सर्वाधिक फलों का उत्पादन भी हरियाणा का कौन सा जिला करता है, सिरसा जिला जो है, अपने याद रखना, सिरसा जिला सर्वाधिक फलों का उत्पादन करने वाला हरियाणा प्रदेश का जिला, ठीक है। सर्वाधिक कौन सा करता है, सिरसा। यमुनानगर के मैं बात करूं तो यमुनानगर के अंदर जैसे गन्ना है, यमुनानगर गन्ना है, प्याज है, हल्दी है, पपीता है, इसके अलावा मिर्च है। इन चीजों के अंदर हरियाणा का कौन सा जिला पहले नंबर के ऊपर है, यमुनानगर, ठीक है। गन्ना, प्याज, हल्दी, पपीता, मिर्च, गन्ना, प्याज, हल्दी, पपीता, मिर्च जो है, इन सारे के सारे जो, ठीक है, इन सब में जो है कौन सा जिला पहले स्थान के ऊपर है, यमुनानगर है, ठीक है। और सिरसा जो सा गेहूं, कपास, आड़ू, खट्टे फल, सर्वाधिक फल कौन से जिले में हो, सिरसा के अंदर, और कपास सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर और सबसे थोड़ी जज्जर के अंदर, गेहूं सबसे घनी सिरसा के अंदर, सबसे थोड़ी पंचकुला के अंदर, ठीक है। इन चीजों के लिए आपने इनको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन सा मोटा अनाज नहीं है, तो फटाफट बताइएगा शाबाश, इनमें से जो है कौन सा जो है याद रखना आपने, मोटा अनाज इनमें से कौन सा नहीं है, तो बताइए शाबाश, मक्का, बाजरा, मूंग या फिर रागी। मोटा अनाज जो है, मोटा अनाज कौन सा है, तो बताइएगा शाबाश। मोहित केप करा गरिमा के हल्दी का प्लांट नहीं है भाई, हल्दी की लैब है हिसार में, प्लांट रादौर में है, 3-4 बार जिक्र हो लिया अपना अमित राम राम भाई। हल्दी का प्लांट जो है वो रादौर, यमुनानगर, हल्दी की लैब जिला हिसार के अंदर लागेगी, ठीक है। सूरज सिंह कह रहे हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अच्छा, वाह जी वाह। बताओ शाबाश, मोटा अनाज इनमें से कौन सा नहीं है। मोटा अनाज आपने ध्यान रखना है, भारत के अंदर बहुत सारे मोटे अनाज हैं। बाजरा कह रहे हैं मोटा अनाज नहीं है, वेरी गुड। क्या दिया जाए आपको, ज्वार, बाजरा, रागी, जई, कैमून एक मोटा अनाज हो है भाई। देखड़ा तो मेरा भी को नहीं, लेकिन मूंग जो है, मूंग मोटा अनाज को नहीं होता, बाकी सारे के सारे कौन से हैं, मोटे अनाज है, ठीक है। किस जिले का पचरंगा अचार बहुत फेमस है, बताओ शाबाश। पचरंगा अचार हरियाणा के कौन से जिले का फेमस है, कौन से जिले का फेमस है, जींद है, पानीपत है, सोनीपत है, फरीदाबाद है। पचरंगा अचार कौन से जिले का फेमस है, फटाफट बताइएगा शाबाश। बिल्कुल भाई, जींद है, पानीपत है, सोनीपत है या फिर फरीदाबाद है। पचरंगा अचार कौन से जिले का फेमस है, ये चीज आपने बताना है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। पानीपत हरियाणा का 3 बार जिला कौन सा बना था, तो याद रखना 3 बार जिला बनने वाला प्रदेश को जिला कौन सा है, पानीपत है। पानीपत को वीवर सिटी के नाम से हरियाणा में किसको जाना जाता है, तो वीवर सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, पानीपत जो है, पानीपत को वीवर सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर मैं पानीपत की बात करूं तो 2-4 चीजें आप पानीपत की याद रख सकते हो, जैसे हरियाणा का पहला वस्त्र और अनाज बैंक जो है, हरियाणा का पहला वस्त्र और अनाज बैंक जो था वो कड़ा खुला था, तो याद रखना पानीपत के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक गेट है, गेट का नाम क्या है, सालारगंज गेट। ये जो सालारगंज गेट जो इसको क्या कहा जाता है, पानीपत का गेटवे ऑफ पानीपत कहा जाता है, ठीक है। गेटवे ऑफ पानीपत कौन से गेट को कहा जाता है, तो याद रखना सालारगंज गेट जो है, सालारगंज गेट को क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ पानीपत किसको कहा जाता है, सालारगंज गेट को गेटवे ऑफ पानीपत कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं पानीपत की बात करूं तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, याद रखना है पानीपत से जो इन्होंने हरियाणा प्रदेश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है आचार्य देवव्रत, ठीक है। आचार्य देवव्रत कौन से राज्य के राज्यपाल फिलहाल, आचार्य देवव्रत हैं। इसके अलावा गगन नारंग हैं, गगन नारंग। इसके अलावा मोहित अहलावत हैं, मोहित अहलावत, मोहित अहलावत फिल्मों के अंदर हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा हैं, नीरज चोपड़ा। ये सारे गगन नारंग है, देवव्रत है, मोहित अहलावत है या फिर नीरज चोपड़ा है। ये सारे के सारे जो इनका संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है, तो हरियाणा का जो पानीपत जिला जो इससे सबका संबंध, ठीक है। खादी का पुरोधा किसको कहा जाता है, तो खादी का पुरोधा किसको कहा जाता है, महेश दत्त जो है, महेश दत्त को क्या कहा जाता है, खादी का पुरोधा। इनका संबंध भी हरियाणा के कौन से जिले से है, पानीपत जिले से है। पानीपत जिले के अंदर एक संग्रहालय जिसको आध्यात्मिक संग्रहालय कहा जाता है, ठीक है। यानी हरियाणा का जो आध्यात्मिक संग्रहालय जो है, आध्यात्मिक संग्रहालय कहां पर, तो याद रखना पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय है। देश के संग्रहालयों का मुख्यालय किसको कहा जाता है, तो याद रखना जींद जिले को देश के संग्रहालयों का मुख्यालय कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय ओमानंद सरस्वती संग्रहालय 1959 के अंदर बना हुआ झज्जर जिले के अंदर सबसे पुराना है, ठीक है। ये चीज याद रखना है, समालखा से है वो, ठीक है। आचार्य देवव्रत, इसके अलावा गगन नारंग, मोहित अहलावत, नीरज चोपड़ा, महेश दत्त, इनका संबंध कैसे है, तो इनका संबंध पानीपत से है। पचरंगा अचार के लिए पानीपत फेमस है, 3 बार जिला बना था, वीवर सिटी, हैंडलूम सिटी गणे
नाम है। वस्त्र बैंक और अनाज बैंक पानीपत के अंदर। सलारगंज गेटवे ऑफ पानीपत कहा जाता है। आध्यात्मिक संग्रहालय पूछा जाओ तो आपसे करा तो पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय है, ठीक है। सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन भारत के कौन से राज्य के अंदर होता है, फटाफट बताइएगा शाबाश। सबसे अधिक जो है गन्ने का उत्पादन जो है, मैं बहुत बढ़िया हूं, ठीक हूं, शाबाश। सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन पूछ रखा है कि भारत के कौन से राज्य के अंदर जो है सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका के अंदर। देखो अगर नो पूछे कि भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कोई आपसे पूछता तो फिर उत्तर आपका बदल के क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना जो है वो कड़ा हुआ, याद रखना, ब्राजील के अंदर होता है। ब्राजील का पहला नंबर है। और गन्ना उत्पादन में पूरी दुनिया में भारत का नंबर कौन सा है, भारत का नंबर दूसरा है। तो सर्वाधिक गन्ना भारत के अंदर कौन से राज्य के अंदर होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन चीनी के उत्पादन में पूछा भारत का कौन सा राज्य फर्स्ट नंबर पर, चीनी में ये हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, गन्ना में उत्तर प्रदेश, चीनी में महाराष्ट्र, ठीक है। आम, केला, इनमें भी कौन सा है तो यूपी सबसे आगे, ठीक है। चीनी में महाराष्ट्र, इसके अलावा जो है गन्ने में उत्तर प्रदेश। आरनोली का टिला जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, फटाफट बताइए शाबाश। आरनोली का किला जो है टिला वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, आरनोली का किला, फटाफट बताइएगा शाबाश। वो जिला करनाल है, वो जिला कैथल है, वो जिला पंचकुला है या फिर वो जिला जींद है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तब तक मैं हरियाणा के कैथल के बारे में दो चार बातें लिख सकता हूं। इसको कपिस्थल कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा वानरों का वास कहा जाता है, ठीक है। वानरों का वास जो है किसको कहा जाता है, कैथल को वानरों का वास कहा जाता है। इसके अलावा नवग्रह कुंडों के कारण इसको क्या कहा जाता है, छोटी काशी जो है नवग्रह कुंडों के कारण कहा जाता है। ये जो नवग्रह कुंड जो है इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखना पांडुपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा नवग्रह कुंडों का निर्माण करवाया गया था 1987 में। ताऊ देवीलाल ने इनको क्या किया था, जनता के लिए खोलने का काम, जनता को देखने के लिए इनका काम किया गया था, ठीक है। तो इसके अलावा कैथल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक टिला है, टिले का नाम क्या है, बालू का टिला, ठीक है। बालू का टिला जो है, बालू का टिला आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक और टिला है अंजनी का टिला, ठीक है। अंजनी का टिला जो है वो कौन से इसके अंदर है, वो भी कड़ा है। अंजलि का टिला भी कैथल के अंदर है। इसके अलावा कैथल के अंदर एक गांव है, गांव का नाम कौन सा है, थेह पोलर। और ये जो थेह पोलर गांव है यहाँ पर लंका नरेश रावण का बचपन बीता था। और उसी थेह पोलर गांव से कुषाण शासक जो है वासुदेव, इसके अलावा जो है वासुदेव और योद्धे गणराज्य जो है, योद्धे गणराज्य और वासुदेव के क्या यहाँ पर प्राप्त हुए थे, तो आपने याद रखने हैं सिक्के प्राप्त हुए थे। इसी थे पोलर गांव के अंदर लंका नरेश रावण का क्या बीता था, बचपन बीता था, ठीक है। हाँ, रजिया सुल्तान का मकबरा भी कैथल के अंदर है। तो याद रखना ये आरनोली का टिला ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, कैथल जिले के अंदर है। कपिस्थल, वानरों का वास, छोटी काशी, नवग्रह कुकुंडों का कारण छोटी काशी कहा जाता है। युधिष्ठिर ने बनवाया था इनको। जनता के लिए पहली बार किसने खोला था, 1987 में चौधरी देवीलाल ने खोला था। बालू का टिला, अंजनी का टिला, थे पोलर, इसके अलावा जो वासुदेव और कुषाणों के सिक्के कहां पर मिले, तो आपने याद रखना कैथल के अंदर मिले हैं। कैथल जिले का एक गांव है, गांव का नाम है मुंदरी। मुंदरी जो गांव जो है एक ऐसी मान्यता है, इसी मुंदरी गांव के अंदर जो है लव और कुश जो है, मुंदरी गांव के अंदर लव और कुश को भगवान वाल्मीकि ने रामायण सुनाने का काम किया था, ठीक है। यानी किस हरियाणा के किस गांव के अंदर भगवान वाल्मीकि ने लव कुश को रामायण सुनाने का काम किया गया था, तो आपने ध्यान रखना है। तो बिल्कुल गुरुद्वारों का शहर भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो कैथल जिले का जो मुंदरी गांव जो है, इसी मुंदरी गांव के अंदर जो है आपने ध्यान रखना है भगवान वाल्मीकि जो है, भगवान वाल्मीकि ने क्या किया था, यहाँ पर रामायण जो थी रामायण सुनाने का काम किया था। बिल्कुल मंजी साहिब गुरुद्वारा आप कह सकते हो। वाल्मीकि शोध संस्थान की स्थापना भी कैथल के अंदर होगी, ठीक है। मुंदरी गांव याद हो जाएगा कौन सा गांव है, मुंदरी गांव के अंदर ये स्थापना करने का, मुंदरी गांव के अंदर जो है ये बहुत बड़ा महान काम हुआ था। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, नो पूछे कि हरियाणा में अरे हो गया यार, रजिया सुल्तान का मकबरा क्या था, गलत पड़ रही है रजिया का, तो ए बोली छोरी, टोपियों वाला गुरुद्वारा बिल्कुल ओढ़े, ठीक है। हिंदू कोड बिल के रोके जाने के बाद किस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। हिंदू कोड बिल जो था उसको रोक दिया गया था, और उसको रोकने के बाद जो है फटाफट बताने का काम करेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल के अंदर, जब जवाहरलाल नेहरू की पहली मंत्रिमंडल जो थी, तो याद रखना पहली मंत्रिमंडल के अंदर 2-3 सदस्य ऐसे थे। लेबर पार्टी से शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे, लेबर पार्टी होगी, मैं कंफर्म नहीं हूं शायद। इसके अलावा जनसंघ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुआ करते थे। तो सबसे पहले जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951
के अंदर जो था सबसे पहले नेहरू मंत्रिमंडल से या फिर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले भारत के पहले मंत्री कोई आपसे पूछता है तो कौन है, तो याद रखना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये उद्योग मंत्री थे भारत के, और मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले भारत के पहले मंत्री कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और हिंदू कोड बिल के रोके जाने के बाद जो है 1951 के अंदर भीमराव अंबेडकर जो थे भारत के पहले कानून मंत्री थे, उन्होंने क्या किया था, इस्तीफा देने का काम किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले भारत के कानून मंत्री थे, उनका कोई नाम बता सकता जब अंतरिम सरकार हुआ करती थी, अंतरिम सरकार थी जब 2 सितंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व के अंदर एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उस अंतरिम सरकार में भारत का कानून मंत्री कौन था, फटाफट कमेंट करके बताइएगा वो बंदा कौन था। ठीक है, तो 1991 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था, 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1990 में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए अच्छा बस, बाबर के समय हरियाणा के किसानों से कितना लगान लिया जाता था। बाबर जो है, बाबर के समय में जो है, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बलदेव ऐसा तो कोई नाम नहीं है, ना 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 ना, बिल्कुल मुस्की, जोगेंद्र नाथ मंडल। आप गूगल में काम करना, जोगेंद्र नाथ मंडल। ये जोगेंद्र नाथ मंडल वो शख्स हैं जिस टाइम पर जब भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग होते हैं तो बहुत बड़े दलित नेता हुआ करते थे भारत के, जोगेंद्र नाथ मंडल खास तौर पर इस इलाके के बहुत बड़े दलित नेता हुआ करते थे। ठीक है, अब यो जो हिस्सा जो है उराड़ा एक जगह आया करती, सिलो नाम का एक बहुत बड़ा एरिया हुआ करता। जब जनमत संग्रह हुआ था तो जोगेंद्र नाथ मंडल दलितों के बहुत बड़े नेता थे, और ये जो एरिया जो था ये कौन सा देश था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था उस समय। तो जोगेंद्र नाथ मंडल के कहने से यहाँ के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाला, बहुत बड़ा क्षेत्र भारत का कहां चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया। अब जोगेंद्र नाथ मंडल आपको पता है पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने थे, यानी एक हिंदुस्तान के संविधान की रूपरेखा तैयार करने में एक दलित की बड़ी भूमिका थी। पाकिस्तान का संविधान तैयार करने वाला भी एक बहुत बड़ा वकील था जिसका नाम जोगेंद्र नाथ मंडल था, वो भी एक दलित था। पाकिस्तान ने उनको वहां बुलाया, मंत्री बनाया, लेकिन पहली ही कैबिनेट की बैठक से उनको बाहर कर दिया जाता था, कोई भी फैसला नहीं लिया जाता था, उनको बिना बताए सारे फैसले लिए जाते थे, यानी उनको एक हिंदुस्तानी होने की नजर से देखा जाता था। आखिरी में 13 पेज का, लियाकत अली जो प्रधानमंत्री थे उनको 13 पेज का इस्तीफा सौंप के जोगेंद्र नाथ मंडल वापिस आ जाते हैं, और हर व्यक्ति को जो पाकिस्तान से प्रेम रखता है उसको वो 13 पेज का इस्तीफा गूगल पे मिल जाएगा जोगेंद्र नाथ मंडल का, प्रत्येक व्यक्ति को इस्तीफा पढ़ना चाहिए वो। ठीक है, तो याद रखना है कि बाबर के समय हरियाणा के किसानों से कितने प्रतिशत लोन जो था लगान बरसा जाता था, तो 50% जो है बाबर के समय ये कितना था, 50% किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में कहां पर हुई थी। सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले, इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना करने का काम किया गया था। और बहुत सारे समाज हैं उनके भी आप थोड़ी जानकारी रखिएगा। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा और कहां पर की गई थी। ठीक है, तो बताइएगा शाबाश फटाफट कमेंट करके कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कहां पर हुई थी। 1873 के अंदर तारीख थी 24 सितंबर 1873 को, 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना लाहौर, अमृतसर, बेंगलुरु या फिर बंबई, कौन सी जगह पर हुई थी। बहुत सारे बच्चे गलत उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया शाबाश। जो प्रार्थना समाज जो है अपने याद रखना, प्रार्थना समाज की 31 मार्च वो तारीख थी जब प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 के अंदर कहां पर हुई थी, बंबई के अंदर हुई थी। ठीक है, 1867 के अंदर 31 मार्च के दिन बंबई जो है, बंबई के अंदर जो है प्रार्थना समाज की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक आप सभी को पता है कौन है, राजा राम मोहन राय हैं, जिनको भारतीय जागरण का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता के अंदर क्या किया गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना करने का काम किया गया था। ठीक है, कब की गई थी, 1828, बिल्कुल सही है। 1828 के अंदर जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता से राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना करने का काम किया गया था। ज्योतिबा फूले जिन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम आपने याद रखना, किताब का नाम क्या है, गुलामगिरी नामक किताब जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी। और ये जो सत्यशोधक समाज की वास्तव में जो गठन हुआ था वो पुणे के अंदर हुआ था। अगर ऑप्शन में पुणे नहीं है तो तब आप बेंगलुरु चूज कर सकते हो, सॉरी बंबई चूज कर सकते हो। अगर बंबई ऑप्शन में ना हो तब आप क्या कर सकते हो, तब फिर आपने पुणे चुनना है। ठीक है, पुणे में करी गई थी, वास्तविक जगह पुणे है, 24 सितंबर 1873 को। लेकिन अगर ऑप्शन में पुणे दे नहीं रखा तो फिर आप महाराष्ट्र का क्या चूज कर सकते हो, बंबई जो है उसको चूज कर सकते हो। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना फटाफट बताइए कब हुई थी। वो तारीख थी 1 मई
1897, 1 मई 1897 को किसकी स्थापना हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। 1 मई 1897 को जो किसकी स्थापना हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। गुलामगिरी नामक किताब लिखने का काम किया था। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनसे लड़ने के लिए ज्योतिबा फूले के द्वारा किताब लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, चपटी कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? हरियाणा के अंदर जो चपटी कुल्हाड़ी जो है उसके साक्ष्य जो है, भाई आज सिर्फ पढ़ाने का मूड है, अन्य एक्टिविटी कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो आप सिर्फ सीरियस होकर प्लीज बोर्ड की तरफ देखते रहे, कमेंट करते रहे। मैं सबके कमेंट विजिबल है, मेरे को सब दिख रहे हैं। चपटी कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? भिवानी जिले का मिथ्याथल, जिसको क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का पूर्वी डोमेन किसको कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता का पूर्वी डोमेन किसको कहा जाता है? मिथ्याथल को कहा जाता है। फतेहाबाद जिले का कुनाल, जहां से कौन सी संस्कृति के प्रमाण हमको मिले हैं? याद रखना, हाकड़ा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। कोई नो पूछा कि चोलिस्तान पाकिस्तान के अंदर एक जगह, वहां भी हाकड़ा के प्रमाण मिले हैं। यानी सबसे प्राचीन, जो आपको याद रखे कि सबसे प्राचीन हाकड़ा संस्कृति के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं? तो कुनाल से मिले हैं। ठीक है, राखीगढ़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। ठीक है, बालू बताइए साहब, चपटी कुल्हाड़ी के साक्ष्य जो है हमें कहां से मिले हैं? चपटी कुल्हाड़ी। अच्छा, कुणाल के अंदर खोज कब की गई थी? खुदाई कुणाल के अंदर खुदाई कब की गई थी? कुणाल में खुदाई कब की गई थी? हाँ बिल्कुल, वो जिक्र करूंगा, कुणाल से मुक्त मिला है उसका जिक्र भी करूंगा। ठीक है, बताओ शाबाश, कुणाल के अंदर खुदाई कब की गई थी? कुणाल के अंदर खुदाई कब की गई थी? नो पूछे कि कौन सा स्थान हरियाणा में हड़प्पा से भी पुराना है? यानी हड़प्पा, या नो पूछ ले किस स्थान से हरियाणा में हड़प्पा से भी पूरो हड़प्पा के अवशेष मिले? तो उसका उत्तर फिर क्या हो जाएगा? कुणाल हो जाएगा, जहां पर हड़प्पा से भी क्या मिले हैं? पहले के अवशेष मिले हैं। कहां से मिले हैं? कुणाल से मिले हैं। और अपने याद रखना, कौन सी नदी के तट पर हुआ करता था? तो सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी के तट के ऊपर कुणाल हुआ करता था, जहां पर, जिसको आप हरियाणा के प्राचीन गांव भी आप कह सकते हो। बहुत प्राचीन यह चीजें हैं। 2 मुकुट यहां पर मिले थे। इसके अलावा चांदी का हार भी कहां से मिला था? कुणाल से मिला था। ठीक है, चांदी का हार जो था वो कहां से मिला था? इसके अलावा सोने के मणके थे, वो भी कहां से मिले थे? कुणाल से मिले थे। इसके अलावा चपटी कुल्हाड़ी भी कहां से मिली थी? तो याद रखना, कुणाल में। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि कुणाल में पहली बार खुदाई किसके द्वारा और कब की गई थी? तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताने का काम करिएगा कि पहली बार कुणाल के अंदर जो खुदाई कब की गई थी। ठीक है, इसके अलावा मिथ्याथल की अगर मैं बात करूं तो मिथ्याथल के अंदर जो है, आपने याद रखना, मिट्टी की चूड़ियां जो है वो कहां से मिली है? मिथ्याथल जिला भिवानी, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा जाता है? हाँ, राजसी मुकुट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी डोमेन कहा जाता है, यहां से मिली। ठीक है, इसके अलावा हाथी दांत की पिन, एक दिन मैंने जिक्र किया था, हाथी दांत की पिन मिली थी। इसके अलावा लिख दूंगा फिर भी, मिथ्याथल से हाथी दांत की पिन मिली थी। इसके अलावा पत्थर का मैलखोरा जो था वो भी कहां से मिला है? वो भी उड़ता मिला है। इसके अलावा दुनिया अभी क्रिकेट 18वीं सदी में क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा दुनिया ने, लेकिन पत्थर की एक गेंद जो थी वो कहां से मिली? हमने पत्थर की गेंद बालू से भी मिली है और पत्थर की गेंद मिथ्याथल से भी मिली है। गोल गेंद पता नहीं क्या खेला करते थे वो लोग उसके साथ में। यानी पत्थर की गेंद जो है करता मिली है, बालू से भी मिली है और करता मिली है। मिथ्याथल जो है, मिथ्याथल से भी क्या मिली है? पत्थर की गेंद हमें मिली है। ठीक है, तो याद हो जाओगा, चपटी कुल्हाड़ी कड़ से मिली है। तो कुणाल फतेहाबाद जो है, जहां से हाकड़ा एक कृषि सभ्यता थी, जैसे अपनी सीसवल सभ्यता भी खेती युगीन सभ्यता है, तो हाकड़ा सभ्यता भी क्या है? खेती से संबंधित सभ्यता है ये भी। अगला प्रश्न देखिएगा, अशफाक उल्ला खान को फांसी किस साल दी गई थी? अशफाक उल्ला खान, एक ट्रेन थी जिसका नाम है 8 डाउन लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन का आपने नाम सुना होगा। ये ट्रेन जो है, ये जो ट्रेन कांड, इसको अब नाम बदल दिया गया, इसका नाम ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा क्या किया गया था? उस धन को लूटने का काम किया गया था जो धन हमारा था, हिंदुस्तानियों का धन था, जिनके अंदर मुख्य किरदारों के अंदर अशफाक उल्ला शामिल थे, महान देशभक्त अशफाक उल्ला। इसके अलावा ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इसके अलावा महान मेरे आदर्श राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे के सारे लोग हुआ करते थे। और इन सब ने मिलकर के काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देने का काम किया था। अब जो अशफाक उल्ला जो थे, अशफाक उल्ला इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, जबकि जो ये राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो हिंदू थे, उनके पिता एक पुजारी थे। अब देखो, एक चादर थी, एक चादर आपको धारीवाल की चादर होकर जो है और कंपनियां की चादर हो है, एक चादर किसी ने दान में दी थी अशफाक उल्ला को।
प्रेम से भेंट करने का काम किया था। अब उस ट्रेन एक्शन के दौरान जब पहली गोली चलाई जाती है, एक यात्री को लग जाती है और वो जो ट्रक था बड़ा सा बक्सा, उसको ट्रेन से नीचे डाल दिया जाता है। विडंबना ये रहती है कि जो चद्दर अस्फापुल्ला को भेंट की गई थी, बड़ी कीमती चद्दर थी, अस्फापुल्ला वो चद्दर उसी ट्रेन के अंदर भूल जाते हैं। अंग्रेजों के पास कोई सोर्स नहीं था कि किन्होंने इस ट्रेन कांड को अंजाम दिया है। स्विट्जरलैंड, स्विस या आयरलैंड की पता नहीं कहां की पुलिस आती है, उसके बाद में उस चद्दर से धोबी को पकड़ती है और धोबी बता देता है कि यह चद्दर तो अस्फापुल्ला की थी। और धीरे धीरे करके सारे के सारे क्रांतिकारी जो थे, सारे के सारे क्रांतिकारी इसके अंदर पकड़े जाते हैं। एक एक्सेसिव पर्सन आते हैं कि किन किन लोगों को फांसी दी गई थी, उन सब के नाम और कहां पर फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, नाम याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल जो है। नंबर 2 अशफाक उल्ला, असफाफुल्ला, अशफाफुल्ला, अशफाफुल्ला। नंबर 3 ठाकुर रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह। और चौथा नाम कौन सा है? राजेंद्र नाथ लाहाड़ी। चौथा नाम कौन सा है? राजेंद्र नाथ लाहाड़ी। इन महान देशभक्तों को काकोरी ट्रेन एक्शन के कारण क्या किया गया था? फांसी देने का काम किया गया था। अब अगर आप किसी को पता है तो फटाफट मुझे बताइएगा कि इनको कहां कहां पर फांसी देने का काम किया गया था। एक जेल में फांसी नहीं दी गई थी, कारण सबसे बड़ा यह था क्योंकि चिंगारी भड़क सकती थी, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया था, इनको अलग अलग फांसी देने का काम किया था। सभी को, लगभग सबको क्या किया था, अलग अलग फांसियों के अंदर, अलग अलग जेलों के अंदर इनको फांसी देने का काम किया गया था। मुझे याद आता है इनको फांसी देने का काम किया गया था 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1927 का वो मनहूस दिन था, 19 दिसंबर 1927, जब इन महान देशभक्तों को फांसी देने का काम किया गया। फांसी से एक दिन पहले देखिए, देखिए आज इसको एक तरह से याद करिएगा, मैं एक चीज याद दिलाने की आपको कोशिश करूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू हैं और उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का केंद्र ऊं तो अयोध्या है, लेकिन आजकल केंद्र, सत्ता का केंद्र कौन सा बन रहा है? गोरखपुर बन रहा है, थोड़ा मठ है। तो इसलिए रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी, हिंदू थे, कहां पर दी गई? गोरखपुर के अंदर। अस्फाकुल्लाह इस्लाम को मानने वाले थे और इस्लाम से जुड़ा हुआ एक नाम है उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई बता सकता है कहां पर? फैजाबाद। फैजाबाद के अंदर फांसी दी गई थी। ठीक है, अस्फाकुल्लाह फैजाबाद, इस तरह से आराम से याद करवा दूंगा। अब फैजाबाद और उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जो है, फांसी से 2-3 दिन पहले एक मुलाकात होती है अस्फाकुल्लाह के बीच में और रामप्रसाद बिस्मिल के बीच में। अस्फाकुल्लाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल पूछते हैं कि क्या मौत से डर गए हो अस्फाकुल्लाह? बहुत गहरे मित्र थे। तब अस्फाकुल्लाह कहता है कि मैं मौत से नहीं डर रहा बिस्मिल, मैं इस्लाम को मानता हूं, आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानते हो। आप जब मरोगे तो आपकी अंतिम इच्छा क्या होगी कि दोबारा से मैं इसी हिंदुस्तान की मां भारती के ऊपर, इसी देश की धरती के ऊपर मैं दोबारा से जन्म लूं और इसी मां भारती की दोबारा से सेवा करूं, क्योंकि सनातन धर्म में पुनर्जीवन का बहुत बड़ा उल्लेख किया गया है। लेकिन कहता मैं इस्लाम को मानता हूं और इस्लाम में पुनर्जन्म की कोई भी व्याख्या नहीं है। और अस्फाकुल्लाह कहते हैं कि जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह से एक बात जरूर पूछूंगा कि यदि इस्लाम के अंदर कोई पुनर्जन्म का कोई नियम हो तो पुनर्जन्म का नियम मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे मां भारती की सेवा करनी है जा करके। कितने गजब के व्यक्तित्व के धनी थे दोनों के दोनों। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल के अंदर 19 दिसंबर को फांसी देने का काम किया गया था। अस्फाकुल्लाह को जो है उत्तर प्रदेश की फैजाबाद जेल जो है, फैजाबाद जेल के अंदर फांसी देने का काम किया गया था। ठाकुर रोशन सिंह को भी इन्हीं के साथ में फांसी देने का काम किया गया था। लेकिन ठाकुर रोशन सिंह के आपने ध्यान रखना है, इनको फांसी जो थी वो कहां पर दी गई थी? इलाहाबाद जेल के अंदर जो थी इनको फांसी देने का काम किया गया था, इलाहाबाद जेल के अंदर। राजेंद्र नाथ लाहाड़ी जो है, राजेंद्र नाथ लाहाड़ी को 2 दिन पहले फांसी दी गई थी। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहाड़ी को फांसी दी गई थी। और वो जेल कौन से? उत्तर प्रदेश की गोंडा जेल के अंदर जो थी राजेंद्र नाथ लाहाड़ी को फांसी देने का काम किया गया था। यह आजादी यूं ही नहीं मिली साहब, न ही चरखे से आजादी आई है साहब। यदि चरखे से आजादी आई होती तो इन महान लोगों का बलिदान यूं ही व्यर्थ नहीं जाता। रामप्रसाद बिस्मिल नूला वकील करने की जरूरत को नहीं, मैं आप पे वकील हूं, मैं लड़ लूंगा। एकला एक केस लड़न लग गया, जज के भी पंखे पैर दिए, जज के भी बोले करता सीख क्या था ना, बोला किताब पढ़ पढ़ के सीख क्या है। तब अंग्रेजों ने एक नियम दिया था, बोला कोई भी अपराधी अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ सकता। शायद आज भी वो नियम लागू हो हिंदुस्तान के अंदर। वकील दिया और उस वकील ने केस हराया। प्रो को ने उसका था। इन महान क्रांतिकारियों को नमन करता हूं। तो याद रखना इन तीनों को 19 दिसंबर 1927 को, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अस्फाकुल्लाह फैजाबाद, ठाकुर रोशन सिंह इलाहाबाद, राजेंद्र नाथ लाहाड़ी को गोंडा जेल के अंदर 1927 19 दिसंबर की वो मनहूस तारीख थी जब इनको क्या किया गया था? फांसी देने का काम किया गया था।
दो भट्टियों के साक्ष्य कहां पर मिले हैं? दो भट्टी जो है, इन भट्टियों के साक्ष्य फटाफट बताने का काम करिएगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भट्टियों के साक्ष्य जो है वो कहां से मिले हैं। सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी डोमेन जब इसको कहते हैं। भिवानी जिले का गांव कौन सा है? तो भिवानी जिले का मीठाथल गांव है, जहां से क्या क्या मिला है? मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं, उसके हाथी दांत के क्या मिले हैं? पिन मिले। इसके अलावा पत्थर की मैलखोरा मिला है, पत्थर की गेंद मिली है। ये सारी की सारी चीजें आपने ध्यान रखना कहां से मिली है, तो ये मीठाथल जो है मीठाथल से मिली है। ठीक है। कुणाल सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले इसका गांव है। हाकड़ा सभ्यता का सबसे बड़ा गांव, सबसे पुराना साक्ष्य कहां पर मिला है? कुणाल के अंदर मिला। ठीक है। दो मुकुट मिले हैं, चांदी का हार यहां से मिला है कुणाल से, सोने के मोती मिले। इसके अलावा चपटी कुल्हाड़ी जिसका जिक्र आज हम कर चुके हैं, वो भी कहां से मिला है? कुणाल से मिला है। गिरावड़ गांव जो पड़ता है कौन से जिले के अंदर पड़ता है? तो गिरावड़ गांव जो है रोहतक जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है। गिरावड़ कहां पड़ता है? रोहतक जिले के अंदर पड़ता है। गिरावड़ से कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले? तो आपने याद रखना सीसवाल सभ्यता के। एक तो सीसवाल सभ्यता जो हिसार जिले की सीसवाल सोंठी सभ्यता है, इसके अलावा गिरावड़ से सीसवाल के अलावा जो है हाकड़ा सभ्यता के भी प्रमाण मिलते हैं हमें। ठीक है। हाकड़ा कृषक सभ्यता थी जो पाकिस्तान के चोलिस्तान के अंदर फैली हुई है। तो दोनों चीज याद रखनी है। गिरावड़ कौन से जिले के अंदर पड़ता है? गिरावड़ जिला रोहतक के अंदर पड़ता है। और रोहतक जिले के अंदर कौन से दो अवशेष, शायद जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो गिरावड़ गांव जो है शायद एकमात्र ऐसी जगह जहां पर सीसवाल और दूसरी हाकड़ा सभ्यता के प्रमाण मिले हो। वो जगह कौन सी है? वो रोहतक जिले का कौन सा है? गिरावड़ है। और यहां पर खुदाई का काम जो है कब किया गया था? 2006-2007 के अंदर जो है यहां पर खुदाई का काम किया गया था। किसके नेतृत्व के अंदर? विवेक दांगी के नेतृत्व के अंदर। यहां पर 2006-2007 के अंदर जो है विवेक दांगी के नेतृत्व के अंदर जो है यहां पर क्या की गई थी? खुदाई की गई थी। और उरे के मिला तो आपने याद रखना यहां पर गिरावड़ के अंदर जो है मर्द भांड पकाने की, ठीक है, मर्द भांड जो है मर्द भांड पकाने की कितनी भट्टियां मिली हैं? तो याद रखना मर्द भांड पकाने की दो भट्टियां जो है कहां से मिली है? तो रोहतक जिले का जो गिरावड़ जो है, रोहतक जिले के गिरावड़ से क्या मिली है? दो भट्टियां मिली हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। बालू गांव जो है, बालू गांव से डॉक्टर सूरजभान जो है, सूरजभान के नेतृत्व में बालू गांव के अंदर खुदाई हुई थी। यहां से दो पहिए मिले हैं। इसके अलावा गेंद मिली है, पत्थर की गेंद जो थी वो बालू से भी मिली है। हो जाओगा। अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। बिना ताज का बादशाह किस व्यक्ति को कहा जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा शाबाश कि बिना ताज का बादशाह जो है किस बंदे को कहा जाता है? ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, या फिर इनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर कह सकते हैं, गोपाल देशमुख, या फिर श्रीमती महादेवी वर्मा, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो फटाफट बताइएगा कि बिना ताज का बादशाह किस व्यक्ति को कहा जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करूं तो इन्होंने क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह जो था इसके अंदर बड़ी भूमिका निभाने का काम किया गया था। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर जो है विधवा का पुनर्विवाह नहीं किया जाता था। और ये जो विधवा पुनर्विवाह जो था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ही देन है, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे जो थे, अपने बेटे का एक विधवा के साथ में विवाह करवा के काम किया था। ठीक है। और वो व्यक्ति कौन है जिसको बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी है जिनको बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता जो है, पानी दे थोड़ा, राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है। लेकिन कोई आपसे प्रश्न पूछे कि राष्ट्रगुरु किसको कहा जाता है, तो याद रखना राष्ट्रगुरु किसको कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इनको राष्ट्रगुरु कहा जाता है। आप सबको याद होगा कि 1905 के अंदर जब बंगाल का विभाजन किया गया था, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चला गया था। इस आंदोलन के दौरान बड़े अगवा अग्रणी थे, अग्रणी के अंदर शामिल थे। उसके बाद में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, बिना ताज का। मानेडू हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? फटाफट बताइएगा शाबाश। सिसवाल सभ्यता हिसार जिले में ही है बेटा, बताओ शाबाश। मानेडू कौन से जिले के अंदर है? चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। अरे बता दो। सिसवाल सभ्यता के साक्ष्य साइल मेरा सीसवाल गांव आदमपुर में जब बाई इलेक्शन होने लग रहा है उस हल्का का गांव है, जिला हिसार में ही शामिल है अंकल जी, है बोले छोरे। मानेडू कड़ा का गांव है, भिवानी जिले का गांव है। मानेडू दारेडू सारे के सारे गांव।
द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी के किस आक्रमण के साथ में शुरू हुआ था? यानी जो दूसरा विश्व युद्ध जो था, जो जर्मनी के किस आक्रमण के कारण जो था द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। यानी जर्मनी ने पूछ रखा कि दूसरे विश्व युद्ध के अंदर किसके ऊपर अटैक करने का काम किया गया था। तारीख थी 1 सितंबर 1939 को हिटलर के द्वारा जो है आक्रमण करने का काम किया गया था ऑस्ट्रिया के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, रूस के ऊपर या फिर पोलैंड के ऊपर। तो फटाफट बताएगा कि ये जो आक्रमण जो था हिटलर के द्वारा या फिर जर्मनी के द्वारा किसके ऊपर करने का काम किया गया था? जर्मनी के द्वारा जो है पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया गया था। बिल्कुल सही है, जर्मनी के द्वारा जो है पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया गया था। और 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू होता है और 2 सितंबर 1945 को जो है ये युद्ध क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जिक्र करांगे इनको ऊपर बड़े आराम से, टिकाई तो देसी तरीका समझाऊंगा एक दिन कदे, ठीक है। तो 1 सितंबर 1939 आपने याद रखना है कि पोलैंड के ऊपर जब जर्मनी के द्वारा हिटलर के ऊपर आक्रमण किया था तो इसकी क्या मानी जाती है? आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। सैयद रोशन अली शाह की दरगाह हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? सैयद रोशन अली जो है, फटाफट बताइए शहबाज। सैयद रोशन अली जो है, रोशन अली की दरगाह जो है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर ये दरगाह है? जींद के अंदर है, पानीपत के अंदर है, सोनीपत के अंदर है, या फिर हरियाणा का फरीदाबाद जिले के अंदर जो है ये दरगाह है? फटाफट बताने का काम करेगा शहबाज। दरगाहों का जिक्र करूं तो लगभग सबसे ज्यादा दरगाह जो है कौन से जिले के अंदर है? तो लगभग दरगाह सबने बेरा है देसी पानीपत, बिल्कुल सही है। तो पानीपत जो है, पानीपत के अंदर जो है सर्वाधिक दरगाहें लगभग मिलेगी आपको, जैसे गोस अली की दरगाह, ठीक है, गोस अली की दरगाह जो है वो याद रखना आपने कड़ा है, पानीपत के अंदर है गोस अली की दरगाह। इसके अलावा हाली की दरगाह भी पानीपत के अंदर है। इसके अलावा मैं बात करूं तो बू अली कलंदर शाह, ये इंपॉर्टेंट दरगाह है, बू अली कलंदर शाह। शायद मैंने एक दिन और पहले जिक्र किया था। पूरी दुनिया के अंदर 2.5 कलंदर है। कितने हैं? 2.5 कलंदर है पूरी दुनिया के अंदर। एक हमारे पानीपत जिले के अंदर कलंदर है, दूसरा एक पाकिस्तान के अंदर, तीसरा एक ईरान इराक के अंदर एक कलंदर है, वो लेडीज है, वो आप है। तो इसलिए जो है पूरी दुनिया के अंदर 2.5 कलंदर है, 2.5 में से एक हरियाणा सोनीपत के अंदर, ठीक है। तो याद रखना आपने गोस अली की, हाली की, बू अली कलंदर शाह। कितने कलंदर है? याद रखना 2.5 कलंदर है, 2.5 में से एक जो है कड़ा। इसलिए लगभग 20-21 देशों के लोग जो हैं, जो अगर अपने लिए अयोध्या या फिर काशी ये जो पूजनीय है, इसी तरह से बाहर के लोगों के लिए 2.5 कलंदर पूजनीय है। इसलिए वो लोग यहाँ पर आकर के क्या करते हैं? अपनी पूजा अर्चना इबादत करने का काम करते हैं, ठीक है। शेख जलालुद्दीन की दरगाह हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? शेख जलालुद्दीन तो जलालुद्दीन जो है, दलालुद्दीन की दरगाह भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो पानीपत जिले के अंदर। दूसरी चीज, एक प्रश्न बताओ मैंने कि हरियाणा की ऐसी कौन सी दरगाह है जिसके ऊपर ताले लगाने से मनोकामना पूरी होती है? जिसका ताला बंद करने से, जिसको ताला लगाने से मनोकामना पूरी होती है, वो दरगाह कौन सी है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो सैयद रोशन अली की दरगाह कड़ा है, तो हरियाणा के पानीपत के अंदर जो है सैयद रोशन अली की दरगाह है, ठीक है। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? आकाश फॉर लाइफ जो अंतरिक्ष सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया गया? उस दरगाह का नाम पूछा मैंने, उस दरगाह का नाम बताइए कि जिस दरगाह के ऊपर ताले लगाने से मन्नत पूरी होती है, उस दरगाह का नाम, ठीक है। साहिल, मैंने जो गिरावड़ गांव जो है, गिरावड़ गांव में सीसवाल सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। जैसे रंगमहल संस्कृति घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है और रंगमहल संस्कृति के प्रमाण हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर भी मिले। मैंने वो बात बताई, अलग अलग सौदा है। तो आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन जो अंतरिक्ष का जिक्र आ गया, तो विज्ञान मंत्रालय है जो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, उसके द्वारा इसको आयोजित करने का काम किया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, आपने याद रखना है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत के क्या है? विज्ञान मंत्री हैं। पीडीएफ के आंसर की मोहन दे दूंगा, चिंता ना करा, ठीक है। तो ये कहां पर किया गया? याद रखना है देहरादून जो है, देहरादून के अंदर जो है इसका क्या किया गया था? आयोजन करने का काम किया गया था। पृथ्वी और विज्ञान मंत्री भारत के कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत के पृथ्वी और विज्ञान मंत्री हैं। हरियाणा के विज्ञान और तकनीकी मंत्री कौन है? फटाफट कमेंट करके बताओ सब। कलंदर कोई पीर फकीर हो सकता है, मुझे ज्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है। आप कह सकते हो कि कोई जैसे संत पीर फकीर, इनका इस्लाम का कोई ऐसा हो सकता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, मैंने कहीं से पढ़ा था, ठीक है। तो देहरादून के अंदर है ये। सरोवर की जानकारी देने वाला अभिलेख हरियाणा में कौन से जिले से मिला है? यानी तालाब जो है, सरोवर की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है वो हरियाणा के अंदर कहां से मिला है? उस अभिलेख का नाम आपने बताना है, कहां से मिला है। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर एक अभिलेख मिला था, अभिलेख का नाम क्या है? पेहवा अभिलेख, ठीक है। और जो पेहवा अभिलेख जो है, पेहवा अभिलेख के ऊपर तारीख कितनी नोट की गई है? तो 905 ईस्वी का अभिलेख जो है कुरुक्षेत्र के पेहवा के अंदर जो है, बिल्कुल 9 गजा पीर उत्तर गलत है। बू अली कलंदर शाह की दरगाह के ऊपर कहते हैं कि ताले लगाने
लगाने से मनोकामना पूरी होती है, बू अली कलंदर शाह। ठीक है, तो दूसरी चीज जो है 905 ईस्वी के अंदर जो है पेहवा अभिलेख मिला था, और पेहवा अभिलेख क्या बताता है कि हरियाणा के अंदर किसका शासन था, महेंद्र पाल जो राजा जो है महेंद्र पाल का शासन था। इसके अलावा पेहवा अभिलेख हमें एक बात की जानकारी और देता है कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर जो है तोमर वंश का शासन हुआ करता था। इस बात की जानकारी कौन सा अभिलेख देने का काम करता है, कुरुक्षेत्र का पेहवा अभिलेख जो है वो तोमर वंश की जानकारी देने का काम करता है। इसके अलावा पेहवा अभिलेख जो है, पेहवा अभिलेख के अंदर एक बात और लिखी हुई है कि यहां पर विष्णु मंदिर के निर्माण की बात भी की गई है। बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये जो सरोवर की जानकारी देने वाला जो अभिलेख जो है वो कहां से मिला, इसको करनाल अभिलेख कहते हैं। और ये अभिलेख जो है याद रखना आपने, इसकी लिपि हरियाणा में सबसे अलग है, खरोष्ठी लिपि का एकमात्र अभिलेख इसको बताया जाता है। ठीक है, यानी ये जो करनाल का अभिलेख जो है इसकी लिपि कौन सी है, तो खरोष्ठी लिपि जो है, खरोष्ठी लिपि का यह अभिलेख है जिसके अंदर किसका जिक्र किया गया है, सरोवर की जानकारी का जिक्र किया गया। ठीक है, तो याद रखना पेहवा अभिलेख 905 ईस्वी राजा महेंद्रपाल का जिक्र है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र का पेहवा अभिलेख ये बताने का काम करता है कि यहां पर तोमर वंश के राजाओं का क्या रहा था, शासन रहा था। दिशा ए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ भारत के कौन से राज्य के अंदर किया गया है, दिशा ए रणनीतिक जो है खरोष्ठी तैनी खरोष्ठी, दिशा ए रणनीतिक हवाई अड्डे जो है इसका निर्माण भारत के कौन से राज्य के अंदर किया गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, तमिलनाडु के अंदर या फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर। आप समझ सकते हैं कि कहां पर चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव आजकल कहां हो रहे हैं, तो लगभग जो है उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, गुजरात के अंदर चुनाव हो रहे हैं। तो दिशा रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ जो है वो कहां पर किया गया है, तो बिल्कुल आपको पता है क्योंकि पाकिस्तान से सीमा लगती है, तो इसलिए जो है गुजरात के अंदर जो है दिशा रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ हाल ही में करने का काम किया गया है। बहुत एंडी प्रश्न है, बताओ बच्चा बस। मंडकोला वेटलैंड हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, वेटलैंड आर्द्र भूमि होती है, भिंडावास और सुल्तानपुर दो आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेक्शन के अंदर शामिल किया गया है। लेकिन यह प्रश्न को चला गया कि मंडकोला वेटलैंड जो है यानी मंडकोला आर्द्र भूमि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, गुड़गांव के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है, मेवात के अंदर है, या फिर पलवल जिले के अंदर है, या कौन से जिले के अंदर। सतनामी धरती से राम राम, शाबाश। उस जिले का नाम बताना जहां पर मंडकोला वेटलैंड है। बसई वेटलैंड हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो बसई वेटलैंड हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। जो प्रश्न का सही उत्तर देगा पहले जल्दी जल्दी नाम लिखो उसका, नवीन कुमार। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया नवीन कुमार। देखो ना, दे गया एक बच्चा उत्तर, तो कौन था वो भगत, मनीष लांबा, बिल्कुल सही है बेटा तेरा उत्तर भी। अजय कुमार ने भी सही उत्तर दिया है, गिन्नी शिवाच ने भी सही उत्तर दिया है भाई। इसके अलावा राहुल HR तिराणुवाले तने भी ठीक उत्तर दिया है बेटा, शाबाश। तो कड़ा है, याद रखना आपने। हरियाणा का वो कौन सा जिला है, मंडकोला एक गांव है, छोटा सा वेटलैंड है। तो मंडकोला गांव कौन से जिले का, पलवल जिले का गांव है, यानी मंडकोला वेटलैंड हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। तो मंडकोला वेटलैंड जो हरियाणा का जिला कौन सा है, कोई आपसे पूछे तो कौन सा जिला है मंडकोला वेटलैंड का, पलवल जिले के अंदर है। बसई कड़ा पड़ा है, गुड़गांव के अंदर पड़ा है। ठीक है, PDF GK प्रवीण उड़ान यूट्यूब टेलीग्राम चैनल के अंदर कल वाले के उत्तर भी दे दूंगा, आज वाले की PDF वीडियो पहुंचा दूंगा, चिंता ना करियो, टेंशन ना लियो। ठीक है, देखो वैसे बस 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये किस राज्य के अंदर आयोजित करने, कहां पर किए जाएंगे, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम। तो आप सभी को पता है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेमों का आयोजन कौन से प्रदेश के अंदर हुआ था, जो हमारा हरियाणा प्रदेश जो है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इनका शुभारंभ कहां पर हुआ था, चौथे का कहां पर हुआ था, हरियाणा के अंदर हुआ था। ठीक है, यह आपने ध्यान रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कड़ा आयोजन किया गया था दाऊ देवीलाल पंचकुला के स्टेडियम के अंदर। केंद्रीय खेल मंत्री जिसका नाम क्या, अनुराग ठाकुर जो थे यहां पर आए थे और उन्होंने घोषणा करने का काम किया था इन खेलों का। शुभंकर आपने यह ध्यान रखना है, जया और विजया। शुभंकर कौन से हैं, जया और विजया जो है ये खेलो इंडिया के अंदर क्या है, ये शुभंकर है। कौन से, जया और विजया। जबकि हरियाणा की तरफ से शुभंकर कोई आपसे पूछो तो वो कौन सा है, धाकड़ शुभंकर जो है वो किसकी तरफ से था, हरियाणा की तरफ से था। हरियाणा के जो खिलाड़ी जो है उनको सोने वाले को 1 लाख, चांदी वाले को 60,000, इसके अलावा कांस्य पदक वाले को कितने, दोगुनी राशि कर दी है, 1,60,000, इसके अलावा 40,000 रुपए देने का काम किया जाएगा। पहले नंबर के ऊपर हरियाणा प्रदेश 52 स्वर्ण पदक जीतने का काम किया, 39 चांदी के पदक जीते थे, इसके अलावा 46 जो थे कांस्य पदक जीतने का काम किया था। नंबर 2 के ऊपर महाराष्ट्र रहा था, महाराष्ट्र ने बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब कर दिया भाई, 45 40 40 महाराष्ट्र का था, 45 40 40। तीसरे नंबर के ऊपर राज्य था कर्नाटका, कर्नाटका ने 22 17 और 28, 22 17 और 28 तीसरे नंबर के ऊपर रहा था। बस एक पर्सन आपने खेलो इंडिया यूथ गेम अच्छी तरह से पढ़ लिया बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, 137 पदकों के साथ जीता है।
कुल कितने नेशनल रिकॉर्ड बने थे खेलो इंडिया यूथ गेम में? कुल नेशनल रिकॉर्ड की संख्या कितनी है? खेलो इंडिया यूथ गेम में नेशनल रिकॉर्ड की संख्या कितनी है? 12 रिकॉर्ड बने हैं नेशनल रिकॉर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम में। ठीक है, कितने रिकॉर्ड बने हैं? 12। इनमें से हरियाणा की एक ऐसी लड़की है जिसने 12 में से 8 नेशनल रिकॉर्ड सिर्फ एक ही लड़की के हैं। उस लड़की का नाम मुझे फटाफट बताइएगा। वह छोरी कौन सी है जिसने 12 में से 12 नेशनल रिकॉर्ड बने खेलो इंडिया यूथ गेम में? उन 12 मत हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी बेटी है जिसने 8 नेशनल रिकॉर्ड बनाने का काम किया खेलो इंडिया यूथ गेम में। 12 ओके, बिल्कुल सही है। 12 में से 8 एक के छोरी ने बनाए हैं। उस छोरी का नाम बताना क्या था? 12 में से 12 सही है। 29 नहीं आएगा, विकास लंबा गलत है। 29 हुड्डा नहीं है, 29 हुड्डा नहीं है। लगाओ अनुमान, शाबाश। 29 गलत है बेटा, मैं कहने लग रहा हूं 29 को नहीं। इसका मतलब आप दीपिका भी नहीं है। महादेवी गोयत गलत है। नैन्सी नहीं है। दीपिका पादुकोण लिखा एक जना। वाह वाह मेरे चांद। अंशु गलत है। विनेश फोगाट तकड़ा खेल ली, इन खेला मैं। मनु बाकर ना, अंशु मलिक ना, काजल ना, प्रिया मलिक ना, हिमा दास हरियाणा की ना 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 ना, गलत 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 गलत, सबके गलत। और मारो तुक्का से बस। मार्टिना देवी। मार्टिना देवी अकेली इस लड़की ने 8 नेशनल रिकॉर्ड बनाने का काम किया इन खेलों के अंदर। इब चेप देंगे सारे, मार्टिना मार्टिना मार्टिना, इब चेप देंगे। सपना चौधरी लिखा है जना। वाह मेरे शाबाश, वाह। जिंदगी छोरी सपना बनन में कुछ नहीं। उसने देख के कहना को नाचना था, कहते तुम सोचती हो सपना जुगर में नाच लूंगी। यहाँ देख छोरी तो जुगर पे कुकर नाचेंगे डीजे पे। वो जुगर माछरा में मैच को नाचा कर दी, मैच से लड़े बस। नूनू को देख रहा, नूनू वो सिस्टम हो रहा है जमा। ए बोली छोरी। मार्टिना देवी 8 मेडल जीतने का काम किया है। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होता है? हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होता है? अंबाला, यमुनानगर, हिसार या फिर पंचकुला के अंदर? बताइए शाबाश। हल्दी का सर्वाधिक, बस सही पे हो जा रहा है। हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के कौन से जिले में होता है? अंबाला, यमुनानगर, हिसार या फिर पंचकुला के अंदर? हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। वो जिला कौन सा है? तो वो जिला यमुनानगर है। हल्दी यार के हल्दी, पपीता, मिर्च, ये सारे की सारी जो है हल्दी पपीता मिर्च, ये सारे की सारी कहां पर होती हैं? हरियाणा का यमुनानगर जिला जो है हल्दी पपीता मिर्च जो है इन सब का सर्वाधिक जो है कहां पर होता है? वो यमुनानगर के अंदर होता है। इसके अलावा गन्ना जो है, गन्ना भी सबसे ज्यादा यमुनानगर के अंदर होता है। रादौर के अंदर हल्दी प्लांट, हिसार जिले के अंदर हल्दी की लैब। बस इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? फटाफट बताएगा शाबाश। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 जो है, इस स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंदर भारत का सबसे स्वच्छ राज्य पूछ रहे क्या? कौन सा सबसे स्वच्छ राज्य? तो फटाफट आप बताने का काम करेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर असम? कौन सा है? फटाफट बताने का काम करेगा सबसे स्वच्छ राज्य भारत का। देखो 2022 के अंदर 2-4 चीजें आपने याद रखनी है। इंदौर, इंदौर याद रखना है। इंदौर जो है, इंदौर शहर जो है वो भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त, 7 स्टार कचरा मुक्त शहर जो है, ठीक है, 7 स्टार कचरा मुक्त शहर इंदौर कौन सा शहर बना? भारत का ऐसा पहला शहर कौन सा जो कचरा मुक्त 7 स्टार शहर बना है? वो कौन सा है? इंदौर याद रखना आपने, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 2-4 चीजें आपने इसके बारे में और बात याद रखनी है। सबसे स्वच्छ शहर नंबर 1 के ऊपर कौन सा बना है? मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़
और तीसरा कौन सा बना है, तो महाराष्ट्र जो है तीसरा को क्या बना है, महाराष्ट्र। ये तीनों के तीनों जो है पहला दूसरा तीसरा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जो है आपने याद रखना, ये तीनों स्वच्छता सहज शहरों के अंदर चुने गए। ठीक है, फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड किसको दिया गया, फास्ट मूवर सिटी। ठीक है, फास्ट मूवर सिटी, फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड जो है किसको दिया गया है, फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड किसको दिया गया है, फास्ट मूवर और मूविंग। ठीक है, इंडिया लेवल के ऊपर फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड जो है किसको दिया गया है, कर्नाटका जिले की एक जगह, जगह का नाम क्या है, शिवगंगा कर्नाटक। ठीक है, शिवगंगा कर्नाटक को जो है क्या दिया गया है, फास्ट मूवर सिटी का और फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड किसको दिया गया है, धारूहेड़ा और बवानीखेड़ा नगर पालिका को। ठीक है, धारूहेड़ा और बवानीखेड़ा नगर पालिका को फास्ट मूविंग का अवार्ड दिया गया, जबकि फास्ट मूवर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो फास्ट मूवर का अवार्ड किसको दिया गया है, शिवगंगा। जगह कोई पूछे आप तो शिवगंगा कड़ा पड़ती है, तो याद रखना आपने कर्नाटका के शिवगंगा को ये दिया गया है। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर सबसे नंबर 1 शहर कौन सा, तो याद रखना है भिवानी जो है ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर पहले नंबर पर आने वाला हरियाणा भारत का पहला जिला है। कालवान बर्ड सेंचुरी पार्क हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, बताइए शाबाश। कालवान बर्ड सेंचुरी पार्क जो है, ये सेंचुरी पार्क हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, अंबाला, यमुनानगर, जींद या फिर पंचकुला, बताइए शाबाश। ये सेंचुरी पार्क जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, फटाफट बताइएगा शाबाश। भिवानी कह रहे हैं तो याद रखना है ये, तो ये याद रखना जींद जिले का बर्ड सेंचुरी पार्क। ठीक है, कौन सा है, जींद जिले का है। 2022 का बेलंडी पुरस्कार किसको दिया गया है, बेलंडी पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, फ्रांस की एक पत्रिका है उसके द्वारा दिया जाता है, फ्रेंच की पत्रिका के द्वारा। फुटबॉल के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है। ठीक है, बेलंडी जो है फुटबॉल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, आपने ध्यान रखना है। और ये पुरस्कार बेलंडी जो है फ्रांस की एक पत्रिका के द्वारा इन दोनों को दिया गया है, करीम बेंजेमा और अलेक्सिया पुटेल्स, इन दोनों को जो है 2022 का बेलंडी पुरस्कार जो है किस खातिर दिया जाओ, तो फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। इन दोनों को जो है ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटने का काम किया है। जो डॉक्टर जसवीर सिंह जो है उन्होंने याद रखना है हरियाणा प्रदेश की आकृति जो है, हरियाणा प्रदेश को जो है भौगोलिक रूप से, हरियाणा प्रदेश की आकृति को, या फिर ये पूछा कि हरियाणा प्रदेश को भौगोलिक रूप से डॉक्टर जसवीर सिंह के द्वारा कितने भागों में बांटने का काम किया गया है, तो आपने याद रखना है 8 भागों में हरियाणा प्रदेश को भौगोलिक रूप से डॉक्टर जसवीर सिंह के द्वारा मापने का काम किया गया है। मोहित गुप्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा प्रदेश की मिट्टियों को कितने भागों में बांटने का काम किया, तो फटाफट आप मुझे बता सकते हैं। सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर मिट्टी कोई आपसे पूछता है तो सर्वाधिक मिट्टी हरियाणा प्रदेश की कौन सी है, तो पीली मिट्टी जो है हरियाणा प्रदेश की है। भौगोलिक क्षेत्रों में 8 में बांटा है। हरियाणा की माटी को कितने भागों में बांटने का काम किया है, 6 भागों में। यूट्यूब के ऊपर जाओगे जिसका माटी समझ में नहीं आती है तो यूट्यूब पर लिखिए हरियाणा की मिट्टी परवीन उड़ान, बहुत बढ़िया मैप बना के गजब के तरीके से समझा रखी। ठीक है, देखो कौन सी मिट्टी है, पहली मिट्टी कौन सी डॉक्टर जसबीर के द्वारा बताई गई है, अत्यंत हल्की मिट्टी। कौन सी बताई गई है, अत्यंत हल्की मिट्टी। नंबर 1 है अत्यंत हल्की मिट्टी, अत्यंत हल्की मिट्टी। ये जो मिट्टी जो है बिल्कुल जैसे बालू रेता जो राजस्थान से सीमा टच करा उसके अंदर पाई जाओ है। नंबर 2 कौन सी मिट्टी है, हल्की मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, हल्की मिट्टी। नंबर 3 कौन सी मिट्टी है, भारी मिट्टी। नंबर 3 कौन सी मिट्टी है, भारी मिट्टी। तीसरे नंबर पर कौन सी है, भारी मिट्टी। और बताओ कौन सी रहेगी, और बताओ कौन सी मिट्टी रहेगी शाबाश। मध्यम मिट्टी रहेगी, मध्यम मिट्टी। नो को नहीं कहना अपना आप तक कौन कहना, डॉक्टर जसवीर का अकॉर्डिंग बताने लग रहा हूं मैं। भारी, हल्की, अत्यंत हल्की, सामान्य, भारी और गिरिपति या फिर शिवालिक की क्या होगी। 5वीं कौन सी है, सामान्य भारी मिट्टी, सामान्य भारी मिट्टी। और एक शिवालिक की जो गिरिपति ऊपर वाली मिट्टी है वो होगी। ठीक है, तो याद रखना 6 मिट्टी जो है डॉक्टर जसवीर के अनुसार हरियाणा की मिट्टियों को कितने भागों में बांटने का काम किया है, तो 6 भागों में जो है हरियाणा प्रदेश की मिट्टियों को बांटने का काम किया गया है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है। ये जो बायोगैस प्लांट जो है बहुत बड़ा प्लांट है, रसौली उसका एक भाग है बेटा, रसौली जो उसका एक भाग है। मिट्टियां की वीडियो देख लिया सारी समझ में आ जाएगी, कड़ियां बटकन की अंडन की जरूरत कौन तो ना। ठीक है,
बताओ शहबाज, दोमट भी उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो बताओ शहबाज, एशिया जो है, एशिया के सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट जिसमें क्या बनेगा, पराली से क्या किया जाएगा, बिजली बनाने का काम किया जाएगा। और ये जो प्लांट जो है सबसे बड़ा प्लांट है एशिया का, जिसमें पराली से क्या किया जाएगा, पराली से जो है बिजली बनाने का काम किया जाएगा। बहुत बढ़िया। हरियाणा जो कह रहे हैं अपने राज्य से कितना प्रेम करते हैं ऐसे बच्चे, बधाई के पात्र हैं। किसके सहयोग से लगेगा ये हरियाणा प्रदेश के अंदर, देखो शाबाश, ये लगेगा मूणक में। और मूणक कहां पड़ता है, पंजाब के अंदर पड़ता है, और जर्मनी के सहयोग से लगा है, ठीक है। जर्मनी के सहयोग से पंजाब के मूणक जो है, पंजाब के मूणक के अंदर जो है क्या लगेगा, तो ये सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट लगेगा। आज दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। आज के लिए इतना ही, हम क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, तबीयत थोड़ी सी खराब है, बाहर पटाखे बज रहे हैं, मैंने सोचा बच्चों के साथ में इतना काम किया जाए थोड़ा सा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं 8 बजे, या छुट्टी करा कल की, ठीक है। जो भी होगा टेलीग्राम चैनल के अंदर आप जुड़ते रहेगा, क्लास होगी तो उसमें लिंक मिल जाएगा, नहीं होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल है, यू निशान है, देख लियो लिख दियो, ठीक है। लेनी होगी तो क्लास में बता दूंगा, कमेंट कर दियो नीचे इसका अपलोड होने के बाद। जब ज्यादा मात्रा में कहोगे तो ले लूंगा, थोड़े पाओगे तो टाल कर दूंगा, ठीक है। तो यो जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम इस तरह जुड़ दियो, जैसे मेरी क्लास कई बार नहीं हो तो उस पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं कौन लगता तारा, ठीक है। जुड़ जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपकी मनोकामना पूरी करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।